तो आज फिर से एक बार क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग डीएनए के फंक्शन जानने वाले हैं, यानी कि डीएनए के कार्य। तो सबसे पहले छात्रों हम लोग कल के क्लास का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कल आपको क्या हेडिंग लगाया था, आपको याद है? डीएनए के विशिष्ट गुण, यानी कि साइलेंट फ्यूचर ऑफ डीएनए, ये आपको बताया था कल। और इसमें कुछ कुछ बातों की चर्चा की थी। हमने एक श्रृंखला की भी चर्चा की थी। क्या नाम था उसका? पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। तो डीएनए के विशिष्ट गुण में हम लोगों ने पहला क्या देखा था कि डीएनए के कितने श्रृंखलाएं होती हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है, ठीक है ना। और भी कुछ गुण बताए थे कि डीएनए आपस में क्या होते हैं? प्रति समांतर होते हैं, यानी 3 प्राइम से 5 प्राइम और 5 प्राइम से 3 प्राइम इसकी दिशा होती है ना। और ये दक्षिणावर्त चक्रीय रूप में घूमते हुए हेलिक्स बना के जाता है, इस प्रकार से घूमते हुए, है ना। और इसका बैकबोन क्या होता है? इसका बैकबोन शर्करा फॉस्फेट होता है। बोलो, बताया था नहीं बताया था? तो आपकी पिछली सारे पॉइंट्स याद आ रहे हैं। और एक चीज और बताया था आपको, उसका भी हम रिवाइज कर लेते हैं आज, कि डीएनए की प्रत्येक कुंडलन में, किसके? डीएनए के प्रत्येक कुंडलन में जो एक बार मोर लेके जाती है, तो बेटा कितने नाइट्रोजन बेस पेयर आती है? कितने आती है? मजा नहीं आया? कितने आती है? 10 आती है। अच्छा, और ये 10 की जो हम दूरी निकालें तो कितना नैनोमीटर होता है? 0.10 की दूरी। हाँ, किन्हीं 2 की बीच की, यानी किन्हीं 2 क्षार युग्मों की बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर होती है। लेकिन अगर 10 की दूरी मिला दें तो कितनी दूरी हो जाएगी? 3.4। क्यों? क्योंकि आप 10 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना। तो 0.34 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3.4 आ जाएगा। डाउट्स क्लियर? अब तो कोई डाउट्स नहीं रहे। तो ये तो है, हमने डीएनए के साइलेंट फ्यूचर समझे थे, उसके विशिष्ट गुण समझे थे। और आज हम लोग को एक नया चीज पढ़ना है डीएनए के संबंध में ही। तो उसका हेडिंग लगा लेते हैं फटाफट। हेडिंग क्या होगा? डीएनए के कार्य, यानी डीएनए फंक्शंस। और हमारा चैप्टर कौन सा है? वंशागति का आणविक आधार। और ये चैप्टर नंबर आपका 6 है। और वीडियो नंबर हम आपको दे रहे हैं, ये 4था वीडियो। कौन सा वीडियो है ये? 4था नंबर वीडियो है। चैप्टर नंबर इसका 6 है। ये भी काफी वीवीआई पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। डीएनए के कार्य पूछता है 5 नंबर के लिए। बाबा कितना सुंदर बन गया ये डायलॉग कि यह आपके एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछता ही रहता है ये। तो ये वीवीआई टॉपिक है, डीएनए के कार्य। चलिए फटाफट हेडिंग लगा लीजिए। फंक्शन डीएनए का हम लोग पढ़ रहे हैं, डीएनए फंक्शंस। देखिए, डीएनए फंक्शन को इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कहीं आपके मोहल्ले में किसी की शादी ब्याह लगी हो, या फिर आपके अपने घर में बड़े भाई या फिर बड़ी सिस्टर की शादी ब्याह लगी हो, तो हम लोग बोलते हैं सर आज हमारे घर में फंक्शंस है, आज हम लोग नहीं आ पाएंगे। तो फंक्शंस मतलब क्या हो गया बेटा? कार्य। क्योंकि आपके घर में आज काम है, आप नहीं आ पाएंगे। उसी प्रकार के डीएनए के भी क्या है? फंक्शन है, उसके भी कार्य हैं,
उन्हीं कार्यों का आज हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो कार्य है डीएनए का वो क्या है? हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन मतलब कि आनुवंशिक सूचना। कोई डाउट बाबू? हेडिंग लगाइए। आज के हेडिंग का पहला पॉइंट हो जाएगा हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। HEREDITARY हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन यानी कि आनुवंशिक सूचना। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है आनुवंशिक सूचना। डीएनए का पहला इंपॉर्टेंट कार्य है कि अपने अंदर आनुवंशिक सूचना को एकत्रित रखना। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी बच्चे को देखते हैं, उसके गुणों को समझते हैं, तब हमारे मन से निकल ही जाता है कि आप फलने आदमी के बेटे हो। इसका मीनिंग क्या निकलता है? क्योंकि उसका जो गुण है ना, उसके फादर के गुण से मैच कर रहा है, और इसी कारण से हम बोल देते हैं कि आप फलने के बेटे हैं, तभी तो आप ऐसे हैं। अर्थात ये जो डीएनए है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, किस पीढ़ी में? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवंशिक सूचनाओं का क्या करता है? ढोने का कार्य करता है, आनुवंशिक सूचनाओं को ले जाने का कार्य करता है। अर्थात ये डीएनए क्या करता है? आनुवंशिक सूचनाएं एकत्रित करता है और एकत्रित करके फिर दूसरे जीव में भी ले जाता है। ठीक है ना? तो इसीलिए यहां पर इसका हेडिंग लगा है आनुवंशिक सूचना, यानी इसके अंदर क्या होती है? आनुवंशिक सूचना होती है। आपको कोई डाउट बाबू इसमें? तो हम इसको किस प्रकार से बोलेंगे कि डीएनए अपने अंदर आनुवंशिक सूचनाओं को रखती है। बोलिए मेरे साथ। लगता है गोपाल को भूख लग गया है। गोपाल भूख लग गया है? हाँ ना, तो थोड़ा जोर से लगाइए बेटा। अब बोलिए मेरे साथ कि डीएनए आनुवंशिक सूचनाओं को एकत्रित रखता है। लक्ष्मी नहीं बोल रही है, बोलिए जोर से बोलो। ठीक है, जोर से बोलने से मन ताजा हो जाएगा, मन खुश हो जाएगा। हाँ गुड्डू, पीछे क्या कर रहे हो? इधर देखना। ठीक है, तो बोलेंगे मेरे साथ, डीएनए आनुवंशिक सूचनाओं को एकत्रित करता है। कोई डाउट? फिर से एक बार बोलेंगे, डीएनए आनुवंशिक सूचनाओं को एकत्रित करता है। इसमें कोई डाउट नहीं। अब एक लाइन और बढ़ाएंगे। यह इन सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में भी भेजता है। वह इन सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में भी क्या करता है? भेजता है। कोई डाउट? बोल सकते हैं। एक बार पुनः मेरे साथ बोलें इन सभी वाक्यों को, कि बोलिए डीएनए आनुवंशिक सूचनाओं को एकत्रित रखता है और इसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में भेजने का कार्य करता है। कोई डाउट? बोल सकते हैं। नकुल, आज मैं बुलवाऊंगा आपसे, बोल सकते हैं। फिर से एक बार हो जाए कि बोल देंगे? एक बार और बोलना पड़ेगा। चलो ठीक है। तो सबसे पहली बात के समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। बात ये बोलना चाह रहे हैं कि डीएनए अपने अंदर क्या रखता है? आनुवंशिक सूचनाओं को रखता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजता है। बस यही बात है कि अपने अंदर आप कुछ रखते हैं, फिर किसी दूसरे को देने का कार्य करते हैं।
दैट्स इट। हाँ, आप अपने अंदर कुछ रखते हैं फिर दूसरे को देने का कार्य करते हैं। तो डीएनए क्या रखता है अपने अंदर? आनुवांशिक सूचना को रखता है और दूसरे को देने का ये कार्य करता है। बस यही बात बोलेंगे, बोले मेरे साथ कि डीएनए आनुवांशिक सूचनाओं को एकत्रित रखता है और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में भेजने का कार्य करता है। हो गया, बोल सकते हैं? चलिए आइए फिर, तब वहीं से बोलेंगे तो बोलिए, तो वहीं से आइए, यहीं पे आइए, आप आइए, वेलकम है, आपकी इच्छा है बेटा, वहीं से बोलेंगे। चलो बोलिए वहीं से। अपने अंदर स्टोर रखता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो थोड़ी ताली की गड़गड़ाहट कम होगी, बट आगे से आप ध्यान रखेंगे किसी की जोश दिलाने के लिए ना तालियां बजाना जरूरी होता है। तो अब हम इसको लिखवा दें, और कोई प्रयास करेंगे क्या? और कोई प्रयास करेंगे? मन झिझक रहा है बोलने में, झिझको मत, झिझकोगे तो पीछे रह जाओगे बेटा। साहस करो, साहस करने से ही आदमी आगे बढ़ता है। और जहां ये साहस आपकी टूट गई ना, तो आपकी हिम्मत भी टूट गई, तो आपका गति भी टूट गया। ठीक है, बोलेंगे आप? बोलिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरे हिसाब से आवाज नहीं आई होगी, यहाँ पर कम आया होगा। अगर आप कोशिश करेंगे तो यहाँ भी आके आप बोल सकते हैं, ठीक है ना? नकुल, जो भी बोलेंगे कोशिश करना यहाँ आके बोलेंगे, ठीक है? हम आपको माइक दूंगा बोलने के लिए। तो अब इस बात को हम लोग लिख लें बेटा फटाफट, तेरा दिल की धड़कन बढ़ जाती है। कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे सब आदत पड़ जाएगी। तो लिखे हम लोग डीएनए डी एन ए आनुवंशिक सूचनाओं को एकत्रित रखता है और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में भेजने का कार्य करता है। अच्छा, सिर्फ है लिखना है। तो देख लीजिए, हमने बहुत अच्छा से लिख दिया इसको कि डीएनए आनुवंशिक सूचनाओं को एकत्रित रखता है और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में भेजने का कार्य करता है। बोलो, कोई डाउट? समझ में आ गई बात? आगे बढ़े हम लोग। तो अगला हेडिंग लगाते हैं इसी पॉइंट का, जिसको कहते हैं वेरिएशंस। क्या कहते हैं बेटा? वेरिएशंस। तो यहाँ पर हमने लिख के रखा है, फटाफट अब हेडिंग लगा लीजिए, वेरिएशंस।
मतलब विभिन्नताएं, वेरिएशंस मतलब क्या बेटा? विभिन्नताएं। देखो डीएनए ही विभिन्नताएं लाता है। कौन लाता है बेटा? डीएनए। हमने एक फोटोग्राफ आपको लगा के रखा है बगल में, आप देख रहे होंगे, शायद देख रहे हैं। बहुत सुंदर सा फोटो लगाया है ना। एक ये अफ्रीकन आदमी है, देख रहे हो कैसा काला कलूटा है, देख रहे हो। एक अंग्रेजन मैम है, कितनी गोरी है देखो, है ना। फोटो लगाया एग्जाम्पल के लिए। ये देखो काला कलूटा कैसा है, कड़िया, बूढ़ा कड़िया है, सिर्फ इसके दांत चमक रहे हैं, बाकी सब गायब, कड़िया ही है ये। और ये देखो कितनी गोरी मैम है। इन दोनों की शादी हो गई और इसके 2 बच्चे प्राप्त हो गए। देखो एक यहाँ रहा और एक यहाँ रहा। बताओ ये बाप कैसा है कि माँ के जैसा है? दोनों के बीच में है ना माँ जैसा ये दोनों गोरा है। हमने बहुत सोच समझ के ये फोटो लगाया है ना। ये माँ जैसा ये दोनों गोरा है, ना बाप जैसा ये काला है। कुछ डिफरेंट मिला कि नहीं मिला? और ये डिफरेंट किससे मिला बाबू? डीएनए से मिला। किससे मिला? डीएनए से। क्योंकि इसका डीएनए अलग है और इसका डीएनए अलग है, और दो जब अलग अलग डीएनए मिलेंगे तो फिर एक नए प्रकार का डीएनए बना देगा। यानी क्या हो गया बेटा? यही चीज जो लिखा है, वेरिएशंस। क्या होगा? वेरिएशंस। तो हम इस बात को ऐसे कहेंगे, जब 2 विभिन्न प्रकार के जीव, क्या बोलेंगे? जब 2 विभिन्न प्रकार के जीव जिसके कि 2 विभिन्न डीएनए होंगे अलग अलग, क्योंकि एक ही व्यक्ति के संतान के बच्चों के डीएनए जब अलग अलग हो सकता है तो ये दोनों अलग अलग फैमिली से हैं, ऊपर से ये अलग अलग देशों से हैं। एक अफ्रीकन है, एक हाँ अमेरिकन है या ब्रिटिश है, इंग्लैंड का बोलो, जहां भी बोलो, मतलब एक गोरी महिला है, एक काला पुरुष है, दोनों का डीएनए अलग है ही। तो 2 व्यक्ति अलग है तो उसका डीएनए भी क्या अलग है? जब डीएनए अलग है तो उनसे जो बना संतान है वो भी क्या अलग है। तो इस मतलब क्या प्राप्त हो रहा है उसमें? वेरिएशंस। क्या प्राप्त होता है? वेरिएशंस, यानी विभिन्नताएं देखने को मिलती है। तो हम इसको कैसे कहेंगे? कि ऐसे बोलेंगे, बेटा ध्यान सुनना ताकि आप बोल सको। अगर यहां खड़ा होकर बोल सकते हो ऑनलाइन क्लास में बेटा, तो याद रखना 7 जन्म तक नहीं बोलोगे, क्योंकि यहां बोलने में ताकत लगेगी आपकी। आप बोल भी नहीं पाओगे, हो सके भूल जाओ यहां आके। अगर खराबी हो जाओ मेरे बगल में तो काफी है। अगर खराबी हो सोच ला आज जीत गए हम, आज तो खड़ा हुए हैं, कल बोलेंगे, परसों सही बोलेंगे, और उसके बाद तो जबरदस्त बोलेंगे, और ऐसा बोलेंगे कि कोई नहीं रोक पाएगा फिर। ठीक है बेटा? तो कोशिश करना मेरी बात को समझने की और उसे बोलने का प्रयास करना। ठीक है? तो बोलेंगे कि जब 2 जीव और उनके डीएनए आपस में संयुग्मित होकर एक नया जीव बनाता है, तो एक प्रकार का नया डीएनए प्राप्त हो जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि 2 डीएनए मिलकर एक नया डीएनए बनाता है, अर्थात इसमें विभिन्नता देखने को मिलती है। मिल गया ना? तो 2 जीवों के 2 डीएनए, और दोनों डीएनए जब संयुगित हुआ तो उससे एक नया प्रकार का डीएनए बन गया, यानी उसमें विभिन्नताएं देखने को हमें मिल गई। जैसे कि फॉर द एग्जाम्पल ये फिगर। तो ऐसे भी इस लाइन को और आसान कर दो तो आसान रहेगा। जब 2 जीव, बोलेंगे मेरे साथ, जब 2 जीव आपस में, अब ये कहेंगे संभोग क्रिया करते हैं। क्या बोलेंगे? संभोग क्रिया करते हैं। तो जब 2 जीव आपस में संभोग क्रिया करते हैं तो उनसे निषेचन की क्रिया होती है, और उससे जो संतान प्राप्ति होती है वो एक नए प्रकार की होती है, जो कि डीएनए की अगले गुण की व्याख्या करती है, वेरिएशंस की व्याख्या करती है। क्लियर? और भी कई तरीके हैं बोलने के।
तो सीधा सपाट शब्दों में बोले तो और भी बोल सकते हैं कि जब दो जीव आपस में मिलते हैं तो एक नए प्रकार की संतान की प्राप्ति होती है। बोलो गजब, ताली लगाओ जी। अब इससे आसान और क्या होगा, और इससे भी आसान कुछ हो सकता है। जब दो प्रकार के जीव आपस में मिलते हैं तो एक नए प्रकार के संतान की प्राप्ति होती है जो डीएनए के वेरिएशंस को प्रूफ करता है। इज दैट क्लियर? आप जरा ध्यान सुनना कि अब यहां पे खड़े होके बोलना किसी को, ठीक है? इस बार फिर सुनोगे, मेरे साथ बोलना। जब दो जीव आपस में निषेचित होते हैं तो एक नए प्रकार का जीव बनाते हैं जो डीएनए वेरिएशंस को बताते हैं या विभिन्नता को बताते हैं। अब बताओ, को बोल सकते हैं? बताइए, कौन बोल सकते हैं? एक बार पुनः बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सुन लीजिए। बहुत सुंदर। जब दो जीव निषेचित होते हैं तो एक नए प्रकार का जीव बनाते हैं जो डीएनए की विभिन्नता को प्रदर्शित करते हैं। कई तरह से बोला जा सकता है, अब बोल देंगे। चलिए आइए फिर। आइए आइए। थोड़ा इधर आ। यहाँ सर, जब दो जीव आपस में संभोग की क्रिया करते हैं तो उनसे एक नए प्रकार की जीव की प्राप्ति होती है जो डीएनए की विभिन्नता को प्रदर्शित करता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, ठीक बेटा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यहाँ खड़े होने में ताकत लगती है और भूल जाते हैं लोग, इन्होंने बता दिया है, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है? तो बाबू, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है हमारी क्लास की तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे और सर्वदा आपके हम सफर बन के आपको हम पढ़ाते रहेंगे और ये +2 का जो प्रॉब्लम्स है ना, सारे समाप्त कर देंगे हम यहाँ इस चैनल के माध्यम से। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और आगे जो बचे सब्जेक्ट उनको भी धीरे धीरे चालू करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 12th की चल रही है। आप ज्वाइन कर लें, सारी कक्षाओं को लाभ उठाएं, एक अच्छा मनुष्य बने, एक अच्छा व्यक्ति बने और हमारी यही अभिलाषा रहेगी। तो हम अब अगले पॉइंट पे लिखाने की बारी है, अब हम लिखाएंगे तो फटाफट लिखते हैं अगला पॉइंट। जब दो जीव आप थोड़ा सा इसको चेंज करके लिखाते हैं। जब दो जीवों के द्वारा निषेचन की प्रक्रिया होती है तो एक नए जीव की प्राप्ति होती है। जो डीएनए की विभिन्नता को
प्रदर्शित करती है। जब दो जीवों के द्वारा निषेचन से, हमने यहां जीवों लिखा बेटा, ठीक है, जब दो जीवों के द्वारा निषेचन की प्रक्रिया होती है, ठीक है, जब दो जीवों के द्वारा निषेचन की प्रक्रिया होती है तो एक नए जीव की प्राप्ति होती है जो डीएनए की विभिन्नता को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। बहुत आसान शब्द में, कोई डाउट इसमें बेटा? आगे बढ़ें। तो अभी तक हमने 2 पॉइंट पढ़ लिया है। पहला पॉइंट क्या पढ़ा? आनुवांशिक सूचना। तो डीएनए क्या करता है अपने अंदर? आनुवांशिक सूचना रखता है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में भेजता है। और दूसरा हमने पढ़ा विभिन्नताएं यानी कि वेरिएशंस, कि जब दो जीवों के द्वारा निषेचन क्रिया होती है तब एक नए जीव की प्राप्ति होती है जो डीएनए की विभिन्नता को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। ठीक है ना। अब हम लोग अगले पॉइंट पे चलेंगे और अगला पॉइंट मेरा है म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन। फटाफट हेडिंग लगा दीजिए। इसको होते हैं म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन। लिख लिया बेटा। म्यूटेशन मतलब उत्परिवर्तन। बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल देंगे आपको। अब आप तो बड़े हो गए हैं, 17-18 साल आपकी उम्र हो गई होगी, तो आप 5 साल के बच्चे को देखेंगे जो इसकी उम्र 5 साल है और अपनी मेमोरी में जोड़ डालेंगे जब आप 5 साल के थे। याद हम जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं क्या आपको दिमाग में आ रही है? अभी आप किसको देंगे? 5 साल के बच्चे जिसकी उम्र अभी 5 साल है, और अपने आप को याद करेंगे जब आप 5 साल के थे। तो आप बताओ आज का बच्चा ज्यादा तेज है कि आप तेज थे? आज का बच्चा ज्यादा तेज है। क्यों? क्योंकि बाबू यही तो है म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन। इसे अब क्या बोलते हैं हम? उत्परिवर्तन। आज से 5 साल पहले 7 साल पहले जो मोबाइल था अभी लग रहा आपका वही मोबाइल आ रहा है। क्या उसमें परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसा परिवर्तन जो अचानक हो जाए, कैसा हो जाए? अचानक, तो उसे क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन। क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन। और आपके सामने ये अचानक ही हुआ है भैया, आप ही के सामने। ऐसा नहीं है कि आपके मरने के बाद ऐसा हो रहा है, आप जिंदा हैं और आपके सामने ये घटना घट रही है, तो ये कैसी कहलाएगी? अचानक ही कहलाएगी। यानी जब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हम जाते हैं तो जो नया पीढ़ी आता है उसमें हमें नए नए गुण देखने को मिलते हैं। यही नया गुण क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन। क्योंकि ये गुण पहले आप में नहीं था, ये गुण पहले आप में था नहीं, अब लेकिन उनमें आ गया है। तो इसे हम क्या बोलेंगे बेटा? उत्परिवर्तन। तो किसी जीव में अचानक कोई गुण आ जाए तो वह क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन, है ना। और ये कब होता है? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने पर। कब होता है? जब एक पीढ़ी से हम दूसरे पीढ़ी में गमन करते हैं तब ये उत्परिवर्तन की घटना होती है। और किसके द्वारा होती है? ये डीएनए के द्वारा ही होती है। यह कार्य भी कौन कर रहा है? डीएनए कर रहा है। ठीक है। तो हम इस बात को किस प्रकार से लिखेंगे बोर्ड पे और अपने आप कॉपी में, तो उससे पहले हम उसको समझ लेते हैं या उसको एक बार हम लोग बोल लेते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से बोलेंगे, जब कोई जीव एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है तो वह नए गुणों को लेके आता है। यही नया गुण उत्परिवर्तन कहलाता है। ठीक है बेटा, क्लियर? तो आप इसको थोड़ा डीएनए लगा के बोलना, थोड़ा चेंज क्या करना? डीएनए वहां सेट करना। जब किसी जीव का डीएनए
किसी दूसरे जीव में प्रवेश करता है, प्रवेश क्या करता है, ये नया जीव बनाता है, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, नया जीव। तो बोलेंगे जब किसी जीव का डीएनए एक नया जीव बनाता है तो उसमें क्या करता है, नई नई घटनाएं प्रेषित करता है। यानी दूसरा कोई जीव उसमें आया है तो उससे उसमें नई वैरायटी देखने को मिल रहा है। वो जो नया गुण अचानक आ गया है वही क्या हो जाएगा, उत्परिवर्तन। क्या हो जाएगा, उत्परिवर्तन। ठीक है बेटा। तो उत्परिवर्तन अचानक होने वाली घटना है। उत्पन्न क्या है, अचानक होने वाली घटना है। ठीक है, तो हम इसको पहले लिखा देते हैं, फिर आपको एक बार इसको रिपीट करवाएंगे। ठीक है, जब किसी जीव का डीएनए दूसरे जीव जब किसी जीव का डीएनए दूसरे जीव का डीएनए बनता है देखो एक्चुअली होता क्या है, जब किसी जीव का डीएनए दूसरे जीव का डीएनए बनता है तो उसको बोलते हैं आरडीएनए। क्या बोलते हैं, आरडीएनए, यानी रिकम्बिनेंट डीएनए। मतलब पुनर्संयोजित डीएनए, यानी कि वह अब डीएनए नहीं रहा। क्योंकि मान लो कि हमने ये फिगर दिखाया था आपको, ये फिगर आप देखो समझ में आ जाएगा। मान लो इस व्यक्ति का कोई डीएनए, ठीक है, हम यहाँ चर्चा करते हैं। इस व्यक्ति का कोई क्या है, डीएनए, इसमें जो है नाइट्रोजन बेस पेयर है। मान लो ये एडेनिन है, यहाँ ग्वानिन है, यहाँ साइटोसिन है, फिर यहाँ एडेनिन आ गया है। ठीक है बेटा, और इस महिला का भी डीएनए है। तो मान लो कि ये एडेनिन हो गया, यहाँ साइटोसिन हो गया, यहाँ ग्वानिन हो गया, यहाँ थाइमिन हो गया, ऐसे सेट हो रहा है। तो इन दोनों के डीएनए से एक नया डीएनए मान लो इस बच्चे का बन रहा है। वो क्या बन रहा है, देखो दोनों में एडेनिन कॉमन है तो मान लो एडेनिन आ गया। अब दोनों में देखो, ये इसमें ग्वानिन है, इसमें साइटोसिन है, तो मान लो साइटोसिन स्थान लेता है और ग्वानिन स्थान यहाँ पर नहीं लेता है। फिर इसमें देखो साइटोसिन है और यहाँ ग्वानिन है, तो मान लो इसका साइटोसिन स्थान लेता है, ये ग्वानिन नहीं लेता है। और ये एडेनिन है और ये थाइमिन है, तो मान लो यहाँ थाइमिन आता है। अब यहाँ देख लो कि अब जो फॉर्मेशन यहाँ प्राप्त हुआ है, इसमें एक तो ए था ना एडेनिन, देखो एक ए आ गया, तो एक मिल गया यहाँ पर, एक इसका मैच किया। अब देखना, अब इसका भी एक मैच कर गया है, ए है, ए दोनों में ए, इसका भी एक मैच कर गया। इसमें जी था लेकिन इसमें क्या आ गया, सी, ये मैच नहीं किया। और इसमें सी था तो इसमें सी में आ गया, तो ये क्या हो गया, सी, यानी साइटोसिन मैच कर गया। अब देखो इसमें भी सी है, इसमें दोनों में साइटोसिन है, तो ये क्या हो गया, मैच कर गया। लेकिन इसमें देखो ये ग्वानिन है तो ये मैच नहीं किया। अब देखो इसमें क्या था, इसमें था थाइमिन, तो थाइमिन यहाँ मैच कर गया। लेकिन इसमें था थाइमिन और इसमें था एडेनिन, ये क्या मैच नहीं किया। अब देखो हमने यहाँ 4 नाइट्रोजन बेस पेयर लिए, कितने लिए, 4। उसमें देखो 4 में आपके 2 इसमें मिल गए, कितने मिल गए, 2 मिल गया, मतलब क्या हुआ, 50%। 2 मतलब क्या हो गया, 50%, यानी इस नए डीएनए से इस डीएनए में 50% मैच करता है। ठीक है, अब यहां देख लो, हमने इसमें कितने लिए थे, हमने भी इसमें लिए थे 4 और इसमें भी लिए 4, लेकिन इसमें से कितने परसेंट मिल गए, तो 75%। देख लो ये 4 में से 3 मिल गए, यानी इस बच्चे का मां से 75% लगाव है। 75% जीन मिल रहा है उसमें, यानी डीएनए बन रहा है। और इससे क्या हुआ, मात्र 50%, यानी बाप से वो 50% मिला, लेकिन मां से कितना मिल गया, 75%। तो गुण ज्यादा किस में मिलेंगे, मम्मी का मिलेगी, पापा का मिलेगा, मम्मी का मिलेगा, क्योंकि मम्मी का ज्यादा मिला हुआ है। तो ये 75, तो लेकिन अब देखो क्या बिल्कुल ये मम्मी की तरह है, क्या बिल्कुल ये पापा की तरह है, क्या एक नया वेरिएशन हो गया, नई विभिन्नता होगी। ये जो नई विभिन्नता हुई ये अचानक होने वाली होती है, इसे हम क्या बोलते हैं,
इसे हम बोलते हैं, कहाँ चला गया ये वाला पॉइंट, इधर वाली, इसे हम क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन। क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन। तो ये जो डीएनए अभी बना है ना, इसको बोलेंगे आरडीएनए। क्या बोलेंगे, आरडीएनए, यानी रिकम्बिनेंट डीएनए। आगे इसको हम और भी डिटेल से पढ़ाएंगे, आपके आने वाले अध्याय में ये चीज आने वाला है, आरडीएनए, ठीक है, उसको समझाया जाएगा। तो ये एक प्रकार का नया डीएनए बन गया, इसे हम उत्क्रमित डीएनए कहेंगे। तो हम यहाँ वही बात उसकी चर्चा करने वाले हैं। जब किसी जीव का डीएनए दूसरे जीव का आरडीएनए, क्या लिखते हैं बेटा, आरडीएनए बनता है, तो उसमें उत्परिवर्तन दिखाई पड़ता है। बोलो कोई डाउट बेटा, क्या इससे आप बोल पाएंगे, बोल पाएंगे? सिलेक्शन, हाँ थोड़ा ऊपर से करना पड़ेगा। देखो यहाँ आता है, चलो आ ही गया। तो जब किसी जीव का डीएनए दूसरे जीव का आरडीएनए बनता है, तो उसमें उत्परिवर्तन दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है, उत्परिवर्तन। बोल पाएंगे? जरा बोलिए, तो हमने क्या पढ़ के सुनाई, तो क्या लिखा है, सब कोई पढ़िए। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है कि जब कोई जीव का डीएनए आएगा और किसी दूसरे जीव के डीएनए से मैच करेगा, तो वो क्या बनाता है, एक आरडीएनए बनाता है, पुनर्संयुक्त डीएनए बनाता है, और उसमें क्या दिखाई पड़ता है हमको, उत्परिवर्तन दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे, और आगे है ऑटोकैटालिटिक फंक्शन। ऑटोकैटालिटिक फंक्शन यानी कि स्व उत्प्रेरकीय कार्य। इसे क्या बोलेंगे, स्व उत्प्रेरकीय कार्य। स्व उत्प्रेरकीय कार्य क्या हुआ, देखो एक डीएनए के द्वारा जब डीएनए बनता है ना, मान लो ये डीएनए है, ये आपस में जुड़ा हुआ भाग है डीएनए का, हमने डीएनए को चेन कर बिल्कुल सीधा कर दिया है। डीएनए के चेन को, दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन को हमने सीधा कर दिया है, और इस सीधा करने के बाद ये डीएनए का फॉर्मेशन बनने का चालू होगा। ये आधा डीएनए इधर बन के तैयार होगा इस प्रकार से, फिर आधा डीएनए इधर बनेगा, फिर धीरे धीरे ये डीएनए पूरा होता भी जाएगा इस प्रकार से। तो डीएनए का दो फॉर्मेशन, एक डीएनए से दो डीएनए बन रहे हैं। एक डीएनए से कितने बन रहे हैं, दो डीएनए। इन्हें बनने के रेप्लिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रेप्लिकेशन, जो आपको आगे चल के समझाने वाले हैं। रेप्लिकेशन क्या है, तो रेप्लिकेशन क्या है, डीएनए के दोहरीकरण है, यानी एक डीएनए से दो डीएनए बनने की प्रक्रिया है। एक डीएनए से दो डीएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रेप्लिकेशन, यानी डीएनए की दोहरीकरण, डीएनए बनने की प्रक्रिया। ठीक है, तो ये जो डीएनए है, ये स्वयं से ही अपना एक नया शाखा बना लेती है। डीएनए कार्य में एक कार्य यह भी जुड़ गया है कि डीएनए खुद से ही अपना एक नया डीएनए बना लेती है। तो नया जो डीएनए बना ली, तो इसको कौन उत्प्रेरित किया, कोई नहीं किया, ये खुद से उत्प्रेरित हुआ। इसमें एक शब्द लगा बेटा, कैटालाइज्ड। ये देखो कैटालाइटिक शब्द है, कैटालाइटिक। तो कैटालाइट को आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, कैटालाइस्ट यानी उत्प्रेरक पढ़े होंगे ना। कैटालाइट मतलब क्या हुआ, उत्प्रेरक। कैटालाइस्ट यानी क्या हो गया, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक मतलब किसी काम को पूरा करने वाला, किसी काम को पूरा करने वाला, वो भी क्या, तेजी से। किसी काम को तेजी से पूरा कौन करता है, उत्प्रेरक ही करता है। फास्टली करता है, जल्दी पूरा करता है, कौन, उत्प्रेरक। और ऑटो मतलब स्वयं से, खुद से।
तो डीएनए क्या है? डीएनए का कार्य खुद एक यह भी है कि वह स्वयं से उत्प्रेरित होकर, यानी स्वयं से वो उत्प्रेरित होकर एक नया डीएनए अपना वो बना लेता है। जब उसकी जरूरत पड़ती है अपना नया डीएनए बना लेता है। दे हैव टू रिक्वायर्ड, दे हैव टू मैक हिज डीएनए, हर डीएनए। तो वो अपना खुद ही डीएनए वो तैयार कर लेता है। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें, क्या लिखेंगे? क्या इसे आप बोल पाएंगे बेटा? हाँ, ठीक है, हम इसको बोलने के लिए आपको रेडी कर लेते हैं कि डीएनए जब उसकी जरूरत पड़ती है, जब उसकी आवश्यकता पड़ती है, तो वो अपनी प्रतिलिपियां खुद बना लेता है। प्रतिलिपि मतलब जेरोक्स। जैसे हम लोग फोटोकॉपी करवाते हैं ना बाजार में जाके, कि हमको किसी मार्कशीट को 4 पीस चाहिए, तो हम उसको बोलते 4 पीस हमको फोटोकॉपी कर दीजिए। फोटोकॉपी मतलब प्रतिलिपि बनाना, उसी जैसा नकल बनाना, उसी जैसा डुप्लीकेट। जैसे हम जमीन का कागज डुप्लीकेट बनाते हैं, तो ये इसी का डीएनए भी क्या करता है? प्रतिलिपिकरण या डुप्लीकेट बनाता है ना। जब डीएनए को शरीर में आवश्यकता पड़ती है अपने जैसे प्रतिलिपियां बनाने का, तो वह स्वयं ही इसके लिए कर लेता है। तो यह इसे क्या कहलाएगा? इसको हम बोलेंगे स्व उत्प्रेरकीय कार्य बोलेंगे। ठीक है ना? तो लिख लेते हैं, आप तो बोल सकेंगे है ना? लिख लेते हैं, मैं इसको आपको लिखा देता हूं। डीएनए अपने आवश्यकता अनुसार अपनी प्रतिलिपियां स्वयं बना लेती है। इसे ही डीएनए का स्व उत्प्रेरकीय कार्य कहा जाता है। हो गया बेटा? 4 पॉइंट कंप्लीट। अब आते हैं 5वें नंबर पॉइंट पे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्या बोलेंगे? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? आजकल क्या हो रहा है कि जो घटनाएं घट जाती है, मान लो कहीं पर डकैती हो गई, कहीं लूट मार हो गया, या फिर कहीं कोई हत्याकांड हो गई, तो लोगों को पकड़ने के लिए डीएनए का एक डाटा बारकोड तैयार किया था इस प्रकार से, और ये डीएनए प्रॉप्स कहलाता है। क्या कहलाता है? डीएनए प्रॉप्स। जो हम आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एक पॉइंट आएगा, उसमें पूरे डिटेल्स बताएंगे कि डीएनए प्रॉप्स कैसे बनते हैं, डीएनए में ये बारकोड कैसे तैयार होता है, और ये एक बारकोड तैयार होने के बाद
अगर घटना में घटित जो व्यक्ति इसमें संलग्नित हैं, उसमें जुड़े हुए, उसका भी डीएनए जांच किया जाएगा, फिंगरप्रिंट, और जो संबंधित घटना हुई है उससे जुड़े व्यक्ति का भी डीएनए करवाया जाएगा। अगर दोनों डीएनए आपस में मैच कर जाता है तो फिर वो घटना उसी व्यक्ति के द्वारा किया गया होता है। जैसे मान लो कि आपके पड़ोस में, मान लो रोहन के घर में, कोई लड़का रोहन है, उसके घर में उसके फादर को किसी ने मान लो चाकू भोंक दिया है, किसी धारदार सामान से उसको हत्या कर दिया, ठीक है ना, हत्या कर दिया। तो जो हत्या किया है, तो मान लो जिसने भी हत्या किया है तो उसके कुछ ब्लड सैंपल भी वहां पर हैं, जो कि मान लो कि किसी तरह से प्राप्त हो गए हैं, तो उस ब्लड सैंपल का डीएनए करवा लिया जाता है ना। चाहे जो वस्तु हो, चाहे उसके शरीर का कोई भी पार्ट हो, तो उसका वो, या कोई बाल ही हो शरीर का, बाल से भी डीएनए की जांच हो जाती है। अगर वहां पर घटना में प्राप्त हो गया तो उसका डीएनए जांच हो जाएगा, ठीक है ना, उसका बारकोड तैयार हो जाएगा। घटना में घटित बारकोड हमको मिल गया, जो इंसिडेंट घटना हुआ उसको, और हमको शक है कि यह घटना सुजान किया है। ये रोहन को शक है कि उसके पिताजी किसने मारा है, सुजान ने मारा, तो वो सीधे सुजान का नाम वो पुलिस स्टेशन में दे दिया है। पुलिस वाले पहुंचेंगे सुजान का घर, बोलेंगे ठीक है बाबू, तुमने घटना नहीं किया, थोड़ा सा ब्लड दे दो अपना, बस पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी तुम किए हो कि नहीं किए हो। अगर सुजान थोड़ा सा ब्लड देता है तो उस ब्लड से फिर हमको क्या प्राप्त होगा, फिर डीएनए बारकोड प्राप्त होगा। अगर सेम बारकोड दोनों का मैच हो जाता है तो यह घटना सुजान ही किया है। और सुजान की जो फांसी की सजा होगी, ये सुजान डरो मत, तुम नहीं किया बेटा, बस समझा रहे कि ये काम के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट लगता है। और भी कई ऐसे बातें होती है, जैसे किसी का कोई संतान है ये पता करना है तो उसका भी डीएनए रिपोर्ट यानी डीएनए बारकोड प्राप्त होता है। जैसे थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था, ये घटना में अभी एक घटना घटा, ये वाला बताया था ना कि ये माता पिता से उसके संतान का डीएनए 50% कम से कम मैच करेगा। देखो ये 50% मैच कर रहा है, और तो ज़्यादा ही कर रहे हैं, 75% कर रहा है। एक एग्जाम्पल दिया था, तो कम से कम 50% मैच करता है। तो अगर ये दोनों, इन्हीं दोनों के संतान है, तो इनमें कम से कम इन दोनों बच्चों से इन दोनों के डीएनए 50% तक मैच करेंगे, तो इससे संतान की भी प्राप्ति पता चलती कि इसका संतान है अथवा नहीं है। तो डीएनए के द्वारा हम एक नया कार्ड सीख लिए हैं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, जिससे कि किसी के संतान का पता चल जाता है या कहीं कोई घटना घटी हो तो उस व्यक्ति का भी पता चल जाता है डीएनए फिंगरप्रिंट के द्वारा। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। अब हम लिखा दें इसको, चलिए लिखते हैं इसको। लिखेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा किसी रक्त संबंध का पता लगाया जा सकता है और अपराधियों की पहचान की जा सकती है। तो ये भी डीएनए का क्या हो गया, कार्य हो गया, क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डीएनए का ही एक कार्य हो गया।
कोई डाउट बाबू, समझ में आ गई बात? आगे समझ में? ठीक है। अब अगला समझेंगे जीन थेरेपी यानी कि जीन उपचार। जीन उपचार क्या है? तो जीन उपचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अगर जीन में कोई दोष आया गया हो, यानी कोई दोष आ गया हो, तो उसको भी हम ठीक आज के ज़माने में कर सकते हैं। और ये जो जीन का ठीक करना, ऐसे हम कहते हैं क्लोनिंग वेक्टर, जीन वाहक के द्वारा ये काम होता है। और प्रमुख जीन वाहक जो है वो PBR 322 है। कौन सा है? PBR 322। ये प्रमुख जीन क्लोनिंग वेक्टर है जो क्या करता है बेटा, समझ लो स्पष्ट। मान लो कि किसी व्यक्ति का ये जीन है और किसी दूसरे व्यक्ति का ये जीन है। जैसे हम बोलते हैं ना कि तुम्हारे अंदर शैतान का जीन है, अभी ऐसी मार लगेगी कि सारे जीन बाहर निकल जाएंगे तुम्हारे। सही बात है, ये शैतान का जीन आदमी के अंदर होता भी है, ठीक है ना। वो जीन शैतान क्या कहता, कोडिंग है नाइट्रोजन बेस पेयर का। मान लो कि ये कोडिंग यहाँ की खराब है और जिस कारण से व्यक्ति का जो है ना परेशानी आ रही है, बार बार वो बीमार पड़ रहा है, अनेक तरह के प्रॉब्लम्स के आ रहे हैं, तो अगर इस जीन को यहाँ से हटा करके दूसरा जीन यहाँ पर प्रत्यारोपित कर दिया जाए तो फिर वो आदमी वो बीमारी नहीं होगी और बीमारी से वह उसकी मुक्ति हो जाएगी, वो छुटकारा मिल जाएगा। तो ये जो आपको छुटकारा मिला, ये किस थेरेपी के कारण मिला? यही जीन थेरेपी कारण, यानी जीन उपचार। तो जीन उपचार में क्या हुआ? जीन का उपचार किया गया। जो खराब जीन था उसको काट करके बाहर निकाल लिया गया और अच्छे जीन को फिर वहां पर लगा दिया गया। तो ये जो जीन उपचार है बेटा बहुत ही महीन काम है, बहुत ही बोलो कि पदम बहुत ध्यान देने वाले काम है, बड़ा सूक्ष्म काम है कि डीएनए कोशिका के अंदर होते हैं और उस डीएनए के जीन को हमें ठीक करना है तो हमको उसके लिए वेक्टर चाहिए, प्लानिंग चाहिए, उसके लिए प्लाज्मिड की आवश्यकता पड़ती है। तो वो प्लाज्मिड कौन सा है? PBR 322। इसका डिटेल आपको पूरा एक आपका एक पॉइंट मिल जाएगा, टॉपिक मिल जाएगा जिस पर इसकी हम चर्चा करेंगे। ये एग्जाम में पूछता भी है कि प्रमुख क्लोनिंग वेक्टर कौन सा है, तो इसका ऑप्शन होता है PBR 322, है ना। तो अभी जो है बस इतना समझो कि ये एक जीन क्लोनिंग वेक्टर है जो जीन को काटता है और किसी दूसरे जीव के जीन में जाके उसको वहां से गलत जीन को काट करके अपना जीन वहां जाके अच्छा वाला वो लगा देता है। बताओ कितना महंगा काम हुआ। यानी कहीं पर कुछ खराबी है तो हम वहां से काट के निकाल दिए, फिर वेल्डिंग करके फिर कोई एक अच्छा वाला चीज वहां पे जाकर लगा दिए। तो हमारे शरीर का वेल्डिंग होता है और वो कौन सा वेल्डिंग है? तो जीन वेल्डिंग है। कौन सा वेल्डिंग है? जीन वेल्डिंग है, यानी कि जीन उपचार है। ठीक है, तो प्रक्रिया क्या हो गया, ध्यान समझ लीजिए कि डीएनए के द्वारा, क्या बोलेंगे, डीएनए के द्वारा जो शरीर में डीएनए के ठीक अंदर, डीएनए के ठीक अंदर जो गलत जीन है, जो खराब जीन है, उसको निकाल करके नए जीन को प्रत्यारोपित करना हम क्या कहेंगे? जीन उपचार कहेंगे। क्या कहेंगे? जीन उपचार। तो सीधी सी बात है, खराब जीन के स्थान पर अच्छे जीन को लगा देना क्या कहलाएगा? जीन उपचार। ध्यान सुनना, खराब जीन को हटा करके उसके स्थान पर नए जीन को प्रत्यारोपित करना क्या कहलाएगा? जीन उपचार। मेरी बात समझ में आई? फिर से बार सुनेंगे, खराब जीन को हटाकर नए जीन को प्रत्यारोपित करना क्या कहलाएगा? जीन उपचार। अच्छा, वो धीरज आप समझ गए बेटा? वहीं पे खड़े होकर बोलिए तो। प्रत्यारोपित करना क्या कहलाता है? जीन उपचार। बोलिए तो बाबू गुड्डू। खराब जीन को हटाकर अच्छे जीन को प्रत्यारोपित करना ही जीन उपचार। बहुत सुंदर। आप बोलिए बाबू। मुशरत। खराब जीन को हटाकर नए जीन को प्रत्यारोपित किया जाता है जीन उपचार। पीयूष आप बोलिए बेटा।
स्थानांतरण करना। ठीक ठीक ठीक, जीन उपचार कहलाता है। और पीछे से अमरजीत, जीन उपचार कहलाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अब क्या आप इसको लिख लें? लिखे। खराब जीन को हटाकर नए जीन प्रत्यारोपित करना जीन उपचार कहलाता है। जो डीएनए के द्वारा संभव होता है। अब आपके दिमाग में ये बात नहीं आएगी सर यहाँ तो आप परिभाषा बता दिए कि खराब जीन को हटा कर दूसरे जीन को लगाना जीन उपचार कहलाता है और ये डीएनए के द्वारा संभव होता है, तो कैसे संभव होता है? सवाल आइए मन में। देखो डीएनए में तो जीन होता है, अगर हमारा जीन खराब है तो हमारा डीएनए का जीन खराब है और हमें नकुल का डीएनए का जीन चाहिए, तो हम क्या करें? नकुल का डीएनए लेंगे ना। तो हमारे जीन को ठीक करने में कौन मदद कर रहा है? कि डीएनए ही तो कर रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति का डीएनए तो कर रहा है, उसका जीन निकाल कर अपने शरीर में हम डाल रहे हैं, तो डीएनए के द्वारा ही संभव हुआ ना। अगर डीएनए आता तो ये काम होती, तो डीएनए के जीन को ठीक करने के लिए डीएनए की आवश्यकता पड़ी है। वही बात है, लोहे लोहे को काटता है, एसिड एसिड को काटता है ना। आप चींटी काटता है, चींटी में कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड। और चींटी में क्या नाम है उसका? एंड फॉर्मिका। क्या नाम बेटा? एंड फॉर्मिका। तो एंड फॉर्मिका में फॉर्मिक एसिड होता है, इसलिए उसका नाम पड़ गया फॉर्मिक एसिड, और ये चींटी के द्वारा उसका नाम पड़ा फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड के जहर को हटाने के लिए हम नींबू लगाते हैं। नींबू कौन सा है? साइट्रिक एसिड। दोनों ही अम्ल अम्ल को काटता है, लोहा लोहे के काटता है, और जीन जीन को काटता है, डीएनए डीएनए को बनाता है। यही तो दुनिया है। आदमी से आदमी बनता है, जानवर से जानवर ही तो बन रहे हैं। अब गाय जो बच्चे जन्म देगा वो गाय ही तो होगा, गाय का बच्चा ही कहलाएगा। ठीक है, तो बेटा आज का क्लास कैसा लगा आपको? फिर बहुत मस्त लगा, आपको अच्छा लगा होगा। और भी आगे आपसे हम सवाल जवाब करते रहेंगे क्लास के बीच में, ताकि आपका कन्वर्जन बहुत अच्छा होता रहे और अच्छे क्लास की संभावना पूरी तरह से हम लगाते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो फिर से मैं एक बार कहूंगा कि लाइक कर दीजिएगा बेटा, सब्सक्राइब करिए चैनल को, आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। तो तब तक के लिए, अगले वीडियो तक के लिए आपको बहुत बहुत आशाएं लगा के रखिए, अगली वीडियो जल्दी आ जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।